नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2016 छात्रावास अधीक्षक में आए हुए प्रश्नों का विश्लेषण। साथ में ही हम ये देखेंगे कि किस किस टॉपिक से हमारे प्रश्न आए हुए थे और ये भी देखेंगे कि हमारा पढ़ने का अप्रोच क्या रहेगा, कौन से टॉपिक से हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को थोड़ा हम समझ के आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। कंप्यूटर में आपको जो हमारी बुक है कंप्यूटर विशिष्ट परिचय, उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, उसमें जो सिलेबस हमने इंडेक्स दिया हुआ है उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, या फिर एग्जाम में। आज तो मैं 2016 का बना के दे रहा हूं आपको, इसके बाद मैं 2014 में आए हुए प्रश्नों का भी आपको विश्लेषण बना के दूंगा। चलिए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न जो है वो 2016 छात्रावास अधीक्षक के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, उन पर विस्तार से अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो है, 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है। ऑप्शन में है पॉलीमॉर्फिक वायरस, मल्टीपार्टेट वायरस, मैक्रो वायरस और बूट सेक्टर वायरस। तो देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। प्रश्न आने के बाद वो किताब में शामिल कर लिया जाता है, परंतु ये ऐसे प्रश्न है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें, जो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से वायरस किस प्रकार के, क्योंकि वायरस के जो नाम है वो अथाह है, बहुत से वायरस है। इसको हम लोग को फाइंड कर पाना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या होगा हमारा कि हम इसको गूगल में सर्च करें इस प्रकार के प्रश्नों को। तो ये प्रश्न था 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का उदाहरण है। तो हमारा आंसर होगा इसका क्या, ये हमारा उदाहरण है किसका, पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 4 प्रकार के वायरस के नाम लिखे हुए हैं। पॉलीमॉर्फिक वायरस कौन सा वायरस है, तो वो वायरस, ऐसा वायरस पॉलीमॉर्फिक, वो वायरस जो वायरस हर बार अपनी कॉपी बनाता है और कॉपी बना के अपने कोड को बदल लेता है, एन्क्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, अपनी कॉपी बनाएगा, बनाकर कोड को एन्क्रिप्ट कर लेगा, कोड को क्या कर लेगा, बदल लेगा। तो ये वाला वायरस कौन सा होता है हमारा, पॉलीमॉर्फिक वायरस, को मतलब बहुरूपिया वायरस भी कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी पार्ट इट, मतलब कि मल्टी पार्ट्स को प्रभावित करने वाला। कंप्यूटर में 2 प्रकार के पार्ट्स होते हैं हमारे। पहला पार्ट जो होगा वो हमारा कहलाएगा बूट सेक्टर या बूट रिकॉर्ड या हमारा हार्ड डिस्क, और दूसरा कंप्यूटर की फाइल्स या सॉफ्टवेयर। तो जो वायरस कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड को भी प्रभावित करे, बूट रिकॉर्ड को, और साथ ही साथ ये क्या चीज को भी प्रभावित करे, फाइल्स, ये इस प्रकार का जो वायरस होगा वो कहलाएगा मल्टीपार्टाइट वायरस। वहीं पर मैक्रो वायरस, तो ये जो मैक्रो वायरस क्या करेगा, एमएस ऑफिस के अंदर में जो एमएस वर्ड आते हैं, एमएस एक्सेल आते हैं, इनके मैक्रो स्क्रिप्ट्स होते हैं, उन मैक्रो स्क्रिप्ट्स को प्रभावित करने वाला वायरस मैक्रो वायरस है। वहीं पर बूट सेक्टर वायरस जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को प्रभावित करे या कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड को प्रभावित करे, वो हमारा बूट सेक्टर वायरस है। तो एक प्रश्न आपको यह कहां से मिल गया, यहाँ पर पहला प्रश्न जो था आपका कहां से था, वायरस एवं मालवेयर वाले चैप्टर से था। नोट करते जाइएगा कहां से प्रश्न आ रहा है, मैं जो बोलते जा रहा हूं उसको नोट करेंगे तो उसके आखिरी में हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से हमारा कितना प्रश्न आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आ गया क्या, वायरस से। अगला प्रश्न चलते हैं जी, एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह व्यवस्थित होता है। एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह व्यवस्थित होता है, लाइंस तथा स्पेसेस में, लेयर्स तथा प्लेन्स में, रो तथा कॉलम में, हाइट तथा विड्थ में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो स्प्रेडशीट लिखा होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये सारे आते हैं। इनमें से एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आप डेटा एंट्री का काम करते हैं, वो होता है हमारा क्या, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट जो होता है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये स्प्रेडशीट है।
स्प्रेडशीट बना किस चीज से है, तो यहां समझिएगा जो हमारे, अच्छा ये बताइए ऐसे ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है ये रो है कि कॉलम है? कॉलम है। ऐसे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? रो। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है हमारा? स्प्रेडशीट बनता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बॉक्स बीच में आपका तैयार होता है ये, इसे आप क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल। यहां पर जो सबसे ऊपर में जो दिख रहा है जहां पर एप्लीकेशन का नाम लिखा रहता है इसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। जहां पर नाम लिखा होता है टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे जो आपको होता है वो आपका क्या कहते हैं? अलग अलग टैब्स दिखाई दे रहे हैं। यहां पर आपका कौन सा होता है? इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। इस रिबन में बहुत ही जितने भी आपके फंक्शंस हैं वो आपको लिखे हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, वहां से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये कोई सेल है हमारा, उस सेल में मैं कोई कंटेंट लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं ABC, तो सेल में लिखा हुआ कंटेंट हमें कहां पर दिखाई देता है? तो याद रखिएगा वो हमें कहां दिखाई देता है? यहां पर होता है हमारा क्या? फंक्शन बॉक्स या फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में जो भी कंटेंट हम यहां पर लिखते हैं वो हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। ये सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि सेल पे लिखा हुआ कंटेंट हमें कहां दिखाई देगा? तो फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। दूसरी बात, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है जी। ठीक है, कैसे एड्रेस होता है? जैसे कि यहां पर सेल कॉलम नंबर क्या है? E और रो नंबर 5। अगर मैं कोई चीज यहां पर लिख दूं, A लिख देता हूं, तो आपसे पूछेंगे कि ये A सेल जो लिखा हुआ है, ये A लिखा हुआ है, ये आपका इसका एड्रेस क्या है? तो इसका एड्रेस क्या होगा? C5। C और 5 के इंटरसेक्शन से ये सेल बना हुआ है, तो जो सेल बनता है उसका एड्रेस लिखा होता है तो C5। तो C5 उसका क्या एड्रेस है? रेफरेंस एड्रेस। क्या एड्रेस? रेफरेंस एड्रेस। और एड्रेस हमेशा कहां दिखाई देता है आपको? यहां पर एक बॉक्स होता है, उसका नाम होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आपको एड्रेस दिखाई। ठीक है, तो एक छोटे से डिस्कशन हमने स्प्रेडशीट के बारे में भी कर लिया। तो भाई यहां पर आपका जो दूसरा प्रश्न आया था, वो हमारा दूसरा प्रश्न आया था वो कौन से चैप्टर से था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले चैप्टर से एक प्रश्न आया था। तो उत्तर क्या होगा? रो तथा कॉलम में डेटा किस तरह व्यवस्थित रहते हैं? रो तथा कॉलम में व्यवस्थित रहते हैं। अगला प्रश्न, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड की थी वायरस वाली, उसमें इसके विषय में हमने विस्तृत चर्चा की हुई है, तो इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हमारा उत्तर होगा वह जो अपनी कॉपी स्वयं बनाता है वह मालवेयर। तो हमारा उत्तर क्या होगा? वॉर्म। वॉर्म का पूरा नाम क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। आप उसको एक बार आपके कंप्यूटर में ये आता है और एक बार आपके कंप्यूटर में आके अपनी एक फाइल की एक कॉपी बनाता है, उसके बाद ये कंटिन्यू अपनी कॉपी बनाते जाता है और बना बना के आपके सिस्टम के जो मेमोरी स्पेस है उसको, मेमोरी को क्या कर देता है? मेमोरी को फुल कर देता है, जिससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? आपके सिस्टम का स्पेस भर जाता है और आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। ये है हमारा राइट वंस रीड मैनी। ये मालवेयर है, अपनी कॉपी स्वयं बनाता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। वायरस जो है ना, वायरस को भी, वायरस एक पीस ऑफ कोड होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। सिस्टम, वायरस सिस्टम में आ जाने से आपका सिस्टम हैंग हो सकता है, बार बार रीस्टार्ट हो सकता है, उसके स्पेस फुल बता सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की और भी परेशानियां वायरस के आने से हो सकती है। तो वायरस को भी किसकी श्रेणी में रखा गया है? मालवेयर की श्रेणी में। परंतु अगर अलग से वायरस की बात करें तो बूट सेक्टर वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस, रेजिडेंट वायरस, ओवरराइट वायरस, इस प्रकार से वायरस की अलग कैटेगरी अपने आप में भी है। पर अगर मालवेयर की बात करें तो मालवेयर के अंदर में वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स और वायरस, ये दोनों भी आ जाएंगे, ये तीनों भी आ जाएंगे। माइडूम भी अपना एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स के विषय में भी मैंने बताया था। ऐसा वायरस या ऐसा प्रोग्राम, ऐसा मालवेयर प्रोग्राम जो दिखता अलग है और होता अलग है, ऐसा प्रोग्राम जो अपने कोड के अंदर में गुप्त कोड छुपा के रखता है, वो हमारा क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स। इसके लिए मैंने आपको ग्रीक और ट्रॉय वाली स्टोरी बताई हुई थी। इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब आप उसमें समझ पाएंगे। वायरस मालवेयर की वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट पे। अगला प्रश्न चलते हैं, तो उत्तर क्या हो गया हमारा? वॉर्म। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट में। आंसर क्या होगा जी? मेगाबाइट में, क्योंकि एक सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? 700 MB।
ये हमारी किसकी भंडारण क्षमता है, सीडी की। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछ देगा डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी है, 4.7 और 8.5। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं डीवीडी की भंडारण क्षमता तो 4.7 से लेकर एक डबल साइडेड होता है वो 8.5 जीबी में होता है। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ये मेमोरी चैप्टर का क्वेश्चन है। मेमोरी से यहां पर आपको प्रश्न पूछा गया है, तो नोट करेंगे मेमोरी से क्वेश्चन आपको यहां पर आ गया है। ठीक है, बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है आल्ट कंट्रोल डिलीट, आल्ट कंट्रोल F5, आल्ट कंट्रोल F10, आल्ट प्लस F9। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा पहला ऑप्शन आल्ट कंट्रोल डिलीट। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि टास्क मैनेजर होता क्या है। तो टास्क मैनेजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर का। जब कभी भी हमारे कंप्यूटर में हमें यह देखना है कि कौन कौन से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक साथ, तो हम किसे ओपन करते हैं, टास्क मैनेजर। सामान्य रूप से कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमारा सिस्टम हैंग हो गया, वो कार्य नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हैंग हुए सिस्टम को, उसमें से कुछ हम सोचते हैं कि बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा होगा, तो उसमें से कुछ प्रोग्राम को हम अगर क्लोज कर दें तो हमारा सिस्टम ठीक से काम करने लगेगा। तब हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट की प्रेस करते हैं आल्ट कंट्रोल और डिलीट। जैसे ही शॉर्टकट की प्रेस करते हैं एक स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो जो आपका टास्क मैनेजर है इसमें आप लाइन से अब क्या देख सकते हैं, जो सारे टास्क आपको यहां पर चल रहे हैं वो सारे टास्क आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई टास्क आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर एंड टास्क का बटन है, इसको आप बंद कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, एक शॉर्टकट की होती है Alt प्लस F4। ये शॉर्टकट की को जैसे ही हम प्रेस करते हैं ना, Alt प्लस F4 की बात कर रहा हूं, ये अलग शॉर्टकट की है। इसे जैसे ही हम प्रेस करते हैं ना तो क्या होता है, जो भी टास्क हमारा चल रहा होता है वो टास्क क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जो भी करंट टास्क चल रहा होता है वो क्लोज हो जाता है, क्या, Alt प्लस F4। तो प्रायोरिटी की बात करें, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और Alt प्लस F4 दबाओगे तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका रहता है, Alt प्लस F4 का। मतलब सारे काम चल रहे हो, सारे काम को छोड़ के वो Alt प्लस F4 को कंप्यूटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। वैसे ही कंट्रोल आल्ट डिलीट, आल्ट कंट्रोल डिलीट जो है वो भी आपका हाई प्रायोरिटी वाला होता है। इसको दबाते साथ ही आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है और हैंग होने की स्थिति में आप अपना टास्क मैनेजर ओपन करते हैं और जो भी टास्क चल रहे हैं उसे क्लोज करके अपने सिस्टम में काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है CPS, LPM, PPM, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा, कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो आपने कहा उपरोक्त सभी। सही जवाब, उपरोक्त सभी। क्यों और कैसे। CPS अगर मैं बोलूं तो ये कौन से प्रिंटर की गति मापते हैं, इससे कैरेक्टर, और CPS का पूरा नाम होता है कैरेक्टर प्रति सेकंड, कैरेक्टर प्रति सेकंड। ये किसकी गति हो गई जी, कैरेक्टर प्रिंटर की गति में। प्रिंटर को उसकी कार्य क्षमता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा प्रिंटर लाइन प्रिंटर और तीसरा प्रिंटर पेज प्रिंटर। ठीक है, PPM तो इसका होता है पेज प्रति मिनट। अब किस प्रकार का प्रिंटर है जी, ये पेज प्रिंटर। और वहीं पर LPM लाइन प्रति मिनट, पेज प्रति मिनट, लाइन प्रति मिनट। तो ये जो लाइन प्रति मिनट आपको लिखा दिख रहा है, ये कौन सा प्रिंटर होगा, आपका लाइन प्रिंटर। 3 प्रकार के प्रिंटर। चलो यहीं पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। एक मैं छोटा सा कोड बताता हूं आपको कि कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर है, कौन सा कैरेक्टर है और कौन सा पेज प्रिंटर है। अंग्रेजी के लाइन से लिखे हुए शब्द BCD, ये लाइन से लिखा हूं मैंने, तो जो अक्षर मैंने लाइन से लिखे हैं B, C और D, मतलब बेंड,
चैन और ड्रम। ये तीनों लाइन से मैंने लिखे हैं, तो ये कौन सा प्रिंटर हो गया, मान के चलिए एल फॉर लाइन प्रिंटर। ये तीनों लाइन प्रिंटर है। जब भी आपको पेपर में ये तीन नाम दिखे तो आप समझ जाना कौन सा प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर। अगर आपको बोल दे पेज प्रिंटर, तो आपको पेज प्रिंटर में सिर्फ एक याद रखना है, आपका होगा क्या, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का, पेज प्रिंटर। वहीं पर आपको यह बोल दे कि आपका कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन सा है, तो उसका कोड मैं बता देता हूं आपको, याद रखना। खेतों में हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो उसमें बोलते हैं DDT, DDT डालते हैं खेत में। इसके बाद एक चीज और जोड़ लो, आई। तो कौन सा प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी, विल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो ये जो सारे प्रिंटर आपको दिख रहे हैं, ये आपके कौन से किस प्रकार के प्रिंटर होंगे जी, ये हमारे होंगे कैरेक्टर प्रिंटर। तो एल फॉर लाइन प्रिंटर, लाइन से है बी, सी और डी, बेंच एंड ड्रम। कैरेक्टर प्रिंटर का कोड है DDTI, और एक पेज प्रिंटर बन जाता है हमारा लेजर प्रिंटर। तो यहां से कभी प्रश्न आए तो भूलना नहीं कि कौन सा किस प्रकार का प्रिंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्या होगा हमारा, उपरोक्त सभी। प्रिंटर की गति मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं, सभी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहा जाता है, गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट्स, गूगल मनी, गूगल कैश। गूगल वॉलेट, हमारा उत्तर होगा क्या, गूगल वॉलेट कहा जाता है। तो ये प्रश्न क्या किसी किताब में आपको मिलेगा, हो सकता है मिल जाए, परंतु यह हमारी किताब में है। परंतु आपको ऐसे प्रश्नों आपके आम दिनचर्या जो आपने यूज किया अपने लाइफ में, वहां से पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो ये एक सामान्य प्रश्न है। अब देखिए ये कौन से चैप्टर से अगर कहें तो ये चैप्टर होगा आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वाले चैप्टर से, जिसमें हम गूगल के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। तो इसी प्रकार के प्रोडक्ट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन सारे प्लेटफॉर्म से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। वैज्ञानिक सूचना के लिए कौन सा सर्च इंजन है, गूगल, साइरस, याहू, अल्टाविस्टा। तो साइंस से संबंधित एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, साइरस। तो हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पर, सर्च इंजन साइरस जो है वो आपका वैज्ञानिक सर्च इंजन। अब इसका मतलब क्या है, ये सर्च इंजन जो रहता है ना, वो जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं उनको आपको सर्च करके बताएगा। गूगल जो है वो सामान्य सर्च इंजन है, ठीक है, जो हर प्रकार का डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। याहू भी और अल्टाविस्टा भी। अल्टाविस्टा अब प्रयोग में नहीं है, पहले ये सर्च इंजन था पर अब ये प्रयोग में नहीं है, परंतु गूगल और याहू आप अभी भी कार्यरत हैं, सर्च इंजन है जिसका प्रयोग हम डेटा सर्च करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न में आगे बढ़ते हैं जी। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, एकदम इजी है। स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट दोनों नहीं, ये सिर्फ क्या डिवाइस है, इनपुट, जिसका प्रयोग डेटा प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है हमारा, इनपुट आउटपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन नोट करिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आपका आया हुआ है। आप ही लोग एनालिसिस करेंगे, मैं बताऊंगा, आप आखिरी में खुद बताएंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे किस किस टॉपिक से आए हैं, चर्चा हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आया। और क्या क्या आ सकता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस है, कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है, या आउटपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो डिवाइसेस के नाम और उनके काम आपको पता होने चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है हमारा प्रिंटर, जो कि आउटपुट डिवाइस का पार्ट है। तो वहां से भी हमारे जबरदस्त प्रश्न आते हैं, 4 से 5 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। और जब छात्रावास अधीक्षक जैसा एग्जाम है तो 4 से 5 प्रश्न वहां पर आने की संभावना बनी रहती है।
आगे चलते हैं। खालिस्तान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन है पावर पॉइंट, पेज मेकर, कंप्यूटर गेम्स, फ्लैश। ठीक है, अब देखिए, आपने प्रश्न देख लिया। सबसे पहले आपका दिमाग जाना चाहिए कहां पर, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कहने से आपके दिमाग में क्या आता है, मोबाइल वोबाइल आता है। ठीक है, हम ना मल्टीमीडिया को ना डिवाइस में समेट के रख देते हैं। जैसे कि आपने सुन लिया एक कोई आईपॉड रखा हुआ है, या कोई मोबाइल रखा हुआ है, या कोई टीवी है, उसको आप समझते हो कि ये मल्टीमीडिया डिवाइस है। एक्चुअल में मल्टीमीडिया का अर्थ होता है मीडिया, मतलब होता है माध्यम। मल्टीमीडिया किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना, जो हमारा मल्टी मीडिया का प्रयोग होता है, यह होता है किसके लिए, संवाद के लिए। किसके लिए, संवाद के लिए, या संचार के लिए, या कम्युनिकेशन के लिए। और वो मल्टीमीडिया कौन कौन सी होती, जैसे कि मैं बोल दूं टेक्स्ट, ठीक है, मैं बोल देता हूं ग्राफिक्स, मैं बोल देता हूं वीडियो, और बोल देता हूं मैं ऑडियो, और लिख देता हूं मैं इमेज। ये सब एक ही प्रकार के। तो ये एक से अधिक मीडिया है, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो, ये मल्टीमीडिया है ना, मल्टी साधन है ना, एक से अधिक साधन है। तो इन सबको एक साथ आप क्या बोल सकते हो, मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट में आप इमेज और वीडियो का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन बना सकते हो ना, तो ये हमारा है मल्टीमीडिया। फ्लैश जो होता है वो एक प्लेयर होता है। फ्लैश प्लेयर के माध्यम से आप कोई भी वीडियो कंटेंट को आप वेबसाइट्स में चला सकते हो। आप कोई वेबसाइट को ऐसे आप सर्च करते हो, देखते हो, तो कोई वीडियो चलते रहता है, वो चलता है किसमें, हमारा फ्लैश प्लेयर है, तो वो भी मल्टीमीडिया हुआ ना। पेज मेकर और कंप्यूटर गेम्स में भी मल्टीमीडिया का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। परंतु पेज मेकर है वो सिर्फ एक प्रकार की मीडिया का प्रयोग करता है, और वो है टेक्स्ट। हमारा उत्तर क्या है, पेज मेकर, ठीक है। पेज मेकर जो है वो मल्टीमीडिया नहीं होगा। अगला प्रश्न, वेबसाइट जो किसी कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट और डिलीट करने की अनुमति देता है वो खालिस्तान कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक पेज है, जैसे कि आपने कोई अपना जैसे फेसबुक में आप अपनी फोटो डाल सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो, कुछ एडिट भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो ना। ये वैसे ही बोल रहा है कि वो कह रहा है कि एक कौन सी वेबसाइट है जो किसी कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट और डिलीट करने की सुविधा देती है। ऑप्शन है विकीज, ब्लॉग्स, होम पेजेस, वेब सर्वर। तो आंसर बड़ा सा कंफ्यूजिंग सा कि किसको उत्तर लिया जाए, ठीक है। कंप्यूटर में व्यापक ने इस प्रश्न को क्या कर दिया, विलोपित कर दिया। क्यों, ब्लॉग एक साइट होता है, आपने सुना होगा, मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया यार, बोलते हैं ना ब्लॉग, वीडियो लॉग नहीं बोल रहा मैं, ब्लॉग बोल रहा हूं। उस ब्लॉग में क्या करता है ब्लॉगर, जो बंदा होता है वो क्या करता है, अपनी कुछ कविताएं, कुछ शायरी, कुछ इंफॉर्मेशन लिखता है, और लिखने के बाद उसे क्या करता है, शेयर करता है लोगों से। तो वो एक वेबसाइट ही जो किसी कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, डिलीट करने की सुविधा दे सकती है, ठीक है। स्पेसिफाई नहीं है कि यूजर को दे रहा है ये सुविधा, कि स्वयं जो ऑथर है उसके लिए है ये सुविधा, तो वो भी क्लियर नहीं हो पा रही है। अगर मैं बोल दूं होम पेज, तो भाई होम पेज जो रहेगा, अगर कोई क्रिएटर है तो क्रिएटर होम पेज में भी एडिट, मॉडिफाई कर सकता है ना, हम नहीं कर सकते, मतलब यूजर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर स्पेसिफाई भी नहीं है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, तो इस प्रश्न को विलोपित कर देना ही ज्यादा उचित होगा। परंतु अगर सामान्य में समझेंगे तो वो ब्लॉग्स जो होता है वो एक सुविधा देता है यूजर को कि आप उसमें अपने कंटेंट डाल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डेटा स्टोर करके रखता है। तो फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है जी, 1.44 MB। ये बहुत बार पूछे गए प्रश्नों में से है।
सरल प्रश्न भी है एक हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो पेपर की दृष्टि से। ठीक है, अगला चलते हैं अगले प्रश्न में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यूनिडायरेक्शनल प्रिंटर, बाई डायरेक्शनल प्रिंटर, सिक्वेंशियल प्रिंटर और रैंडम प्रिंटर। इस प्रश्न को भी व्यापम ने कर दिया है विलोपित, क्योंकि यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आ जाती है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार से प्रिंट। अब यहां पर लिखा हुआ है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है ये प्रिंटिंग का पेपर है जी, और यहां पर प्रिंट का हेड है, ठीक है, पीछे में रिबन लगा हुआ है, एक रिबन। इस रिबन पे कोई भी, ये रिबन मान लेते हैं ब्लैक कलर का एक रिबन लगा हुआ है, इंक, ये आपका इंपैक्ट प्रकार का प्रिंटर है। आपका हैमर जो रहेगा वो इस पेपर पे स्ट्राइक करेगा, जो भी स्ट्राइक करेगा वो पीछे छप, ये हमारा टेक्निक है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है प्रिंट हेड सिर्फ एक तरफ गति करेगा, ठीक है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि पहले प्रिंट हेड इधर गति करेगा, फिर वापस इधर आगे गति करेगा, ठीक है। डबल साइडेड या बाई साइडेड प्रिंटर नहीं बोल रहे, बाई डायरेक्शनल प्रिंट हेड की गति के अनुसार इसको बोल रहे। सीक्वेंशियल मतलब डेटा को एक बाइट के बाद एक सीक्वेंस में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो अगर उस हिसाब से अगर सोचोगे ना तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सीक्वेंशियल प्रिंटर जैसा दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जब कोई भी आकृति आप प्रिंट करते हो ना तो वो किस प्रकार से प्रिंट, जैसे मुझे एक आकृति प्रिंट करनी है एस, ये आकृति मुझे प्रिंट करनी है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पहले किस प्रकार का प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि दबाव का प्रयोग करता है प्रिंट करने के लिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इंक रिबन का प्रयोग होता है, हैमर का प्रयोग होता है, और जो ये प्रिंट करता है वो एक पिन के मैट्रिक्स का प्रयोग करता है। किसके, पिन का ऐसा एक हेड रहता है, ठीक है। इस हेड के पीछे में रोटेटर लगा होता है जो कि हेड को आगे पीछे मूव कराता है। इसमें ना पिन के मैट्रिक्स बने होते हैं इस तरीके से, पिन मतलब डॉट डॉट निकला रहता है, और यही डॉट डॉट जब इंक पे, इंक रिबन पे ऐसे पड़ता है तो पीछे वो क्या कर देता है, आकृति प्रिंट कर देता है। तो वो जैसे कि इस एस को उसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेगा, जब पहली बार वो स्ट्राइक करेगा ना तो इस तरीके से डॉट्स को प्रिंट करेगा, फिर सेकेंड टाइम स्ट्राइक करेगा तो कुछ ऐसा, थर्ड में ऐसा, फोर्थ में ऐसा, और फिफ्थ में 5 बार में सीक्वेंस में वो एक आकृति प्रिंट किया, वो बन गया एस। यहाँ पर डॉट डॉट दिख रहा है तो दिख नहीं रहा होगा, ये एस आकृति वो प्रिंट किया तो सीक्वेंस में प्रिंट कर लिया। इस वजह से एक बार बोल सकते हो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सीक्वेंशियल प्रिंटर है, परंतु यहां पर क्लियर ना होने के कारण और इसकी थ्योरी भी क्लियर ना होने के कारण इसको क्या कर दिया गया, व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट का, अच्छा कहां से था वो टॉपिक, प्रिंटर से था, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले चैप्टर से था। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है, तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है, बिंग। बिंग सर्च इंजन किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच जो मुख्य अंतर खालिस्तान की योग्यता है, ठीक है। तो 2 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहां पर दिख रहे हैं, पहला लिखा हुआ विंडोज, दूसरा लिखा हुआ डॉस। जो डॉस होता है हमारा, डॉस का पूरा नाम क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, ये कमांड पर काम करता है, कमांड पे काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, हमारा सर्च कहां है, तो अच्छा यहां नीचे रखा हुआ है, मैं लिखता हूं यहां पर CMD। जैसे मैं CMD लिखता हूं यहां पर एक चीज ओपन हो जाती है। ये जो आपको स्क्रीन में ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डॉस पे मैं कमांड लिखता हूं और कमांड लिख के क्या करता हूं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं। जैसे कि मैं एक कमांड लिखता हूं CLS, क्लियर स्क्रीन, एंटर। मैंने जैसे क्लियर स्क्रीन कमांड किया, सब जो भी लिखा हुआ था वो यहां पर मिट गया। तो ये क्या था, कमांड पे मैंने काम किया, ये डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे कमांड पे काम करता हूं। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं किसकी, विंडोज की, तो विंडोज क्या काम करता है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है।
विंडोज क्या है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कहने का ये मतलब यहां पर स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये आइकन्स क्या है, ग्राफिक्स है। इसको मैं कहीं भी अप एंड डाउन करके मूव कर सकता हूं, यही बड़ा यूजर फ्रेंडली होता है। ये होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो दो प्रकार के इंटरफेस आपने देखे, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है मल्टीटास्क, स्पीड अप, रन ए प्रोग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रही बात रन ए प्रोग्राम, तो रन प्रोग्राम तो इसमें भी होगा उसमें भी होगा, अंतर की तो कोई बात नहीं। स्पीड अप, अगर कोई चीज आप में आपके कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल्स आ गई है, उसको आप क्लीन कर रहे हो, आप उसमें भी कर सकते हो, डॉस में भी कर सकते हो और विंडोज में भी कर सकते हो, दोनों में क्लीन का कारण हो सकता है। तो ये भी अंतर तो सेम हो गया, अलग नहीं। मल्टीटास्क अगर बोले तो विंडोज एक समय में एक से अधिक कार्य परफॉर्म कर सकता है और वहीं पर डॉस नहीं कर सकता। डॉस सिंगल काम करता है एक टाइम में, ठीक है। तो विंडोज में आप गाना भी सुन सकते हो, सेम टाइम में फेसबुक भी चला सकते हो और सेम टाइम में कुछ और दूसरे भी एप्लीकेशंस चला सकते हो। तो मल्टीटास्क हमारा उत्तर होगा, जो कि इन दोनों के बीच की अलग अलग है, इन दोनों में डिफरेंस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईपी एड्रेस है? कौन सा चैप्टर आ गया? इंटरनेट वाला चैप्टर। उसके पहले वाला कौन सा चैप्टर से था जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहां से आ गया आपका क्वेश्चन? इंटरनेट से, आईपी एड्रेस से क्वेश्चन आया है। इसके पहले व्यापम में किसी एग्जामिनेशन में आईपी एड्रेस से प्रश्न नहीं आया था, यहां से शुरुआत हुई आईपी एड्रेस से प्रश्न आने की, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसकी थ्योरी भी साथ में समाहित कर ली ताकि मैं फट से एक बार कुछ चीज बता दूं आपको। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। पहला आईपी एड्रेस होता है IPv4 आईपी एड्रेस, दूसरा IPv6 आईपी एड्रेस। यहां पर IPv4 के वर्जन लिखे हुए हैं, इसमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा वैध वर्जन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। आईपी वर्जन एड्रेस 4 जो होता है वो 32 बीट का होता है, कुल 32 बीट का होता है, ठीक है। यहां पर एक स्क्रीन पे आप देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, ये आईपी एड्रेस एक लिखा हुआ है। ये आईपी एड्रेस कितने बीट का होता है? 32 बीट का कुल। तो इसमें 4 पार्ट में बटा होता है और प्रत्येक पार्ट जो आपका होता है वो कितने बीट का होता है जी? 8 बीट का। ये प्रत्येक पार्ट, और प्रत्येक पार्ट 8-8 बीट का रहेगा और 8 चौक कितना हो जाता है? 32 बीट। ये जो बीट्स होते हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। परंतु हम बाइनरी नंबर याद रख पाते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो उसको क्या कर दिया गया? एक डेसिमल नंबर के रूप में हम आईपी एड्रेस को लिखते हैं। हम लिखते हैं कैसे? डेसिमल नंबर, पर कंप्यूटर क्या समझता है उसको? बाइनरी नंबर के रूप। ये हमारे याद रखने के लिए डेसिमल। तो किसी भी आईपी एड्रेस की पहचान कैसे करेंगे? पहला पहचान ये करेंगे कि यहां पर डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं कि नहीं। तो पहला पहचान हो गया कि यहां पर डेसिमल नंबर लिखा हुआ। दूसरी पहचान ये करेंगे कि उनको डॉट या पीरियड के निशान से अलग किया गया है कि नहीं। अगर इसमें कहीं सेमीकोलन लगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? डॉट ही होना चाहिए। तो पहली बात हो गई कि इसको डॉट से अलग किया जाता है, इसमें डेसिमल नंबर लिखे जाते हैं। फिर बात यह है कि इनके रेंज क्या होते हैं, ये जो प्रत्येक पार्ट है उसका रेंज कितना हो सकता है। तो इसका मिनिमम रेंज हो सकता है 000 और मैक्सिमम रेंज हो सकता है 255। अगर ये जो नंबर आपको लिखा दिख रहा है ये 0 और 255 के बीच में लाई करता है, तो आप मान के चलो आपका क्या होगा? आपका आईपी एड्रेस जो होगा क्या सही होगा। और उससे ज्यादा आपका ठीक है, क्या क्या नंबर हो गया? 000 और 255। ये सही है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? ये भी सही है कि नहीं? वो भी सही है। वहां पर 0 रहता तो भी सही है, ठीक है। अब हमारे प्रश्न में हम जाते हैं और देख के बताइए। यहां पर 4 आईपी एड्रेस दिए हुए हैं, ठीक है। पहले ही वाला 984 लिखा हुआ है, सही होगा? गलत। पहले ही वाला गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में चलो, 192, 168, 321 गलत हो गया ना? यहां पर आ गया, ये भी गलत। अगले में चलते हैं। ये तो 888 यहीं पर दिख रहा है, ये भी हमारा गलत। यहां पर 192, 168, 56.155 सही है, ये हमारा सही है। इस प्रकार से आप आईपी एड्रेस की पहचान करेंगे। क्या क्या रूल हो गया?
डॉट से अलग होना चाहिए, सही है। जो बीच के नंबर है वो 0 से लेकर 255 के बीच होने चाहिए, ये भी सही है। 4 पार्ट में होने चाहिए, ये भी सही है। 0 रहेगा तो भी सही है और 1 रहेगा तो भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य। उपरोक्त सभी बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? चैप्टर नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा नहीं है बताएंगे? ऑप्शन देखिए और खुद बताइए क्या क्या है। यूनिक्स, विंडोज, एप्पल, लाइनेक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं पर एप्पल जो है ये एक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट निर्माता कंपनी है, ठीक है। अगला प्रश्न सामान्य प्रश्न था, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का फुल फॉर्म है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। फ्रेम्स को, ऑडियो को, इमेजेस को, वीडियो को। ठीक है, ये वीडियो को क्या करता है? कंप्रेस करता है MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। वहीं पर एक और होता है क्या? JPEG, उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। वो किस चीज को संपीड़ित करता है? इमेज को कंप्रेस करता है। याद रखना, कभी पेपर में फंस जाओ तो मूविंग पिक्चर मतलब टाकीज में देखने जाते हैं तो भी वीडियो चलता है, तो वीडियो चलता है मतलब वो क्या होगा? पिक्चर वाला क्या हो गया आपका? MPEG, ये पिक्चर वाला है। पर जहां पर फोटोग्राफिक वाला बात आएगा तो कौन सा हो जाएगा? इमेज। तो जब JPEG अगर आपको आ जाता है तो ये फोटोग्राफिक वाला हो जाएगा, फोटोग्राफ वाला होगा, याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं है। अगला कौन सा चैप्टर? मल्टीमीडिया वाले चैप्टर से था क्वेश्चन, ठीक है। एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित सही में से क्या सही है और क्या गलत है ये बताना है। इंकजेट प्रिंटर के ऊपर ना बड़ा डिस्कशन है। अभी 2 दिन पहले वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर ये बताएं कि इंकजेट प्रिंटर जो है वो आपका कैरेक्टर प्रिंटर है कि लाइन प्रिंटर है, उनका प्रश्न था, ठीक है। तो देखिए, आप लोग मार्केट में गए होंगे तो आपने फोटोकॉपी कराई होगी। जब भी आप फोटोकॉपी कराते हैं, फोटोकॉपी मशीन से जो पेपर निकलता है वो धीरे धीरे निकलता है कि एक बार में निकल जाता है? फोटोकॉपी का जो मशीन है वो एक बार में पूरा एक एक पेज बाहर फेंकता है, देखा होगा, गर्मा गर्म पेज। नहीं होगा तो जाके देख लेना। तो वो जो प्रिंटर होता है वो पेज प्रिंटर है। फोटोकॉपी मशीन वो लेजर प्रिंटर की टेक्निक पे काम करता है, फोटोकॉपी मशीन है ना। परंतु जब आप अपना फोटो निकलवाने जाते हो पासपोर्ट साइज, तब जब आप फोटो निकलता हुआ देखते हो तो क्या वो एक बार में एक पेज निकलता है क्या? नहीं, वो धीरे 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 करके वो निकलता है। इसका क्या मतलब है? वो जो प्रिंटर है जो फोटो प्रिंट करता है वो इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है। वो इंकजेट प्रिंटर जब निकलता है मतलब कि वो एक पेज को पहले एक लाइन को प्रिंट करता है ऐसे, फिर दूसरी लाइन को प्रिंट करता है। एक बार में एक लाइन को ही नहीं प्रिंट कर देता, उसमें एक हेड लगा होता है जो स्प्रे टेक्निक का प्रयोग करके स्प्रे करता है, जिसको हम लोग जेट स्प्रे बोलते हैं। तो पहले इस तरीके से स्प्रे करते हुए आगे डिजाइन करते हुए आगे बढ़ता है, फिर वापस आता है, फिर से ऐसे आगे करते हुए फिर आगे प्रिंट करते हुए जाता है। तो वो क्या होगा? हमारा कैरेक्टर प्रिंटर होगा। कौन सा प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, याद रखिए। चलो प्रश्न देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला लाइन लिखा है ये पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, सही है कि नहीं? गलत है, लाइन प्रिंटर नहीं, कैरेक्टर प्रिंटर है। पहली लाइन हमारी गलत है। दूसरी लाइन, यह नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो भाई प्रिंटर 2 प्रकार के, पहला प्रिंटर होता है कौन सा? पहला प्रिंटर होता है हमारा इंपैक्ट प्रिंटर, पहला प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर। दूसरा प्रिंटर क्या होता है हमारा? दूसरा है हमारा नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट का मतलब ही क्या पता चलता है? पता है, इंपैक्ट मतलब होता है प्रभाव। जो प्रिंटर प्रिंट करते वक्त दबाव,
या प्रभाव का प्रयोग करता है वो हमारा इंपैक्ट प्रिंटर। ये जो इंपैक्ट प्रिंटर होता है ये हमेशा इंक रिबन और इसका हैमर का प्रयोग करता है प्रिंट करने। ठीक है, ये प्रिंट करते वक्त क्या करता है, स्टोर करता है। इससे आप क्या प्राप्त कर सकते हो, कार्बन कॉपी प्राप्त कर सकते हो। एक साथ 2-3 पेज आप प्रिंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दबाव के साथ प्रिंट करता है, साउंड करता है। इसमें एक पेपर होता है, इसके ऊपर एक इंक रिबन लगा होता है और जो हैमर रहता है उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करके पीछे में अक्षर जो रहते हैं वो छप जाते हैं। ये कौन सा प्रिंटर हो गया, इंपैक्ट प्रिंटर। वहीं पर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर किसी भी प्रकार के दबाव का प्रयोग नहीं करता। ये रासायनिक स्प्रे विधि, तापीय विधि या प्रकाशकीय विधि का प्रयोग करता है। अगर प्रकाशकीय विधि की बात करें तो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तापीय विधि की बात करें तो थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। और स्प्रे टेक्निक की बात करें तो इंक जेट का प्रयोग किया जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर में पेपर हेड और पेपर के बीच में संपर्क होता है, साउंड होता है, टकराते हैं। परंतु नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में वो टकराते नहीं है। ठीक है, उनके बीच में गैप रहता है। तो ये इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट आप हमेशा याद रखें। जितने भी लाइन प्रिंटर हैं, कौन कौन से लाइन प्रिंटर भाई, मैं कह दूं BCD में जो कोड बताया था, बेंड, चेन, ड्रम, ये तीनों प्रिंटर कौन से हैं, इंपैक्ट। और दो हमारे कैरेक्टर प्रिंटर, डी के बाद 2 डी और डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल, PCDDD, ये हमारे क्या प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा आएगा, इंकजेट, थर्मल, लेजर। ये कौन सा है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो ये भी याद रखना है कि कौन कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर होगा, कौन कौन सा नॉन इंपैक्ट। तो बेंड लिख ले, बेंड, चैन, ड्रम, डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल, ये क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट में इंकजेट, थर्मल और लेजर। कभी भी प्रश्न पूछेगा तो भाई क्लियर रखना है। इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट को मैंने एकदम शॉर्ट में यहां पर बताया है। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, ये पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, गलत। एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, सही। एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकेंगी, क्या की जा सकेंगी, एक ही बार में। पर ये क्या बोल रहा है, इंकजेट। इंकजेट इंपैक्ट है कि नॉन इंपैक्ट है, नॉन इंपैक्ट है। तो प्राप्त की जा सकेंगी क्या, नहीं। क्यों नहीं की जा सकेंगी, इंपैक्ट प्रिंटर दबाव का प्रयोग करेगा तब कार्बन कॉपी प्राप्त की जा सकेगी। नॉन इंपैक्ट दबाव का प्रयोग नहीं कर रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंस है, तो नहीं की जा सकेगी। हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत। एक ही चीज अभी तक सही हुआ है। ये एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है इंकजेट प्रिंटर, सही है, सही है। अब देखो कौन कौन सा सही है, बी सही है और डी सही है। ऑप्शन में है क्या, बी और डी एक साथ, नहीं। तो प्रश्न क्या कर दिया भैया, विलोपित। ठीक है, चलिए समझ में आया, आगे बढ़ते। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो योजना को, फ्लो संरचना को आप खाली स्थान कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, स्टोरी बोर्ड। उसे क्या कहते हैं, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन रहता है वो इस तरीके से आपका जमा रहता है, लाइन से एक के बाद एक। आपने वो एनिमेशन देखा होगा, इस तरीके से एक पेज रहता है, उसमें कार्टून्स बने होते हैं, उसको इस तरीके से चलाते तो मूविंग होता दिखाई देता है। तो वो उन्हीं को अगर आप ऐसे इस तरीके से जमा दो तो उसे आप क्या बोलोगे, स्टोरी बोर्ड बोलोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये प्रश्न किसी किताब में मिलेगा क्या आपको, स्टोरी बोर्ड वाला, नहीं। ये आपका सामान्य ज्ञान का विषय है, तो हर क्वेश्चन आपको किताब में नहीं मिलेगा। कुछ आपके स्वयं के सामान्य ज्ञान का भी विषय है कि आपने जीवन में कंप्यूटर में क्या क्या उपयोग किया, उस आधार पर ही आप कुछ चीजों को जानेंगे। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेड्स खतरे हैं। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है ये बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है, जो कि पेपर में आया था। ठीक है, ये ना किसी किताब में, सामान्य कंप्यूटर की किताब में भी आपको ये नहीं मिलेगा। ये बड़ा टॉप टाइप का क्वेश्चन था और ये बड़ा आसान क्वेश्चन भी था। जो लोग आईटी की पढ़ाई किए उनके लिए बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसमें से जो इंटरप्शन लिखा हुआ है ये एक कंप्यूटर थ्रेट है, इंटरसेप्शन लिखा हुआ है ये भी कंप्यूटर थ्रेट है,
मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन ये भी थ्रेड्स हैं, और वहीं पर क्रिएशन जो लिखा हुआ है ये हमारा थ्रेड्स नहीं है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? ए, बी, सी और ई। ए, बी, सी और ई, आंसर होगा सी। क्या होता है ये बता देता हूं, ठीक है। एक बंदा होता है जिसका ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर के डेटा को हमें क्या करना है भाई? इस डेटा को हमें हैक करना है, या इस कंप्यूटर में हमें प्रवेश करना है। यहां पर एक बंदा बैठेगा, ये बंदा होगा हमारा कौन? हैकर। कौन होगा जी? ये हैकर। अब हैकर क्या करेगा? पहली बात कर रहा हूं मैं किसकी? इंटरसेप्शन की। हैकर क्या करेगा? इंटरसेप्शन की बात कर रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुन ले, इंटरसेप्शन की बात कर रहा हूं। इंटरसेप्शन में ये हैकर इसके सिस्टम के अंदर में जाएगा और डेटा को क्या कर देगा पता है? यहां पर उसके डेटा को अनऑथराइज्ड रूप से यूज करेगा, एक्सेस करेगा। अनऑथराइज्ड रूप से एक्सेस कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? इंटरसेप्शन। फिर क्या करेगा? इंटरप्शन की बात करें, अब इस डेटा को क्या कर देगा? करप्ट कर देगा। क्या कर देगा? करप्ट कर देगा। करप्ट कर देने से क्या हो जाएगा जी? काम का नहीं रह जाएगा, यूजलेस रह जाएगा। तो अब ये करप्ट कर देने से उसका क्या हो जाएगा? वो यूजलेस रह जाएगा, हमारे काम का नहीं रह जाएगा। वहीं पर बात कर देता हूं मैं मॉडिफिकेशन की। तो अब यो क्या करेगा? इसके सिस्टम में प्रवेश करेगा और डेटा को क्या कर देगा? मॉडिफाई कर देगा, कुछ चेंज कर देगा डेटा में, जिससे चेंज कर देने से भी वो किसी जो यूजर के लिए, यूजर मतलब यहां पर एक बंदा बैठा हुआ है, इसका कंप्यूटर है, ये यूजर है, और यहां पर हैकर बैठा हुआ है। पहले वाले में क्या किया? उसके डेटा को एक्सेस कर लिया चुपचाप बिन बताए। दूसरे वाले में उसके डेटा को क्या कर दिया? करप्ट कर दिया, मतलब इंटरप्शन में। और मॉडिफिकेशन में डेटा को चेंज कर दिया, तो चेंज कर दिया तो भी तो उसके लिए नुकसान हो गया ना, उसके डेटा को चेंज कर दिया। और फैब्रिकेशन में क्या करता है? फैब्रिकेशन में इस यूजर के सिस्टम से अगर ये यूजर मैसेज भेजता है ना, उस मैसेज में ये हैकर कुछ डेटा को अटैच कर देता है, इसमें फैब्रिकेशन में। तो ये चार कंप्यूटर थ्रेट्स, कंप्यूटर के सिक्योरिटी के खतरे हैं, ये अटैक के प्रकार हैं, ये चारों आप याद, ठीक है। नेक्स्ट, जंक ईमेल को कहा जाता है। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर से था? कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित प्रश्न था, और ये भी कहां से आ गया? वायरस और मालवेयर से ये प्रश्न है। आखिरी में नंबर ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा आपको, टोटल कहां से आया है। जंक ईमेल को कहा जाता है कुकीज, स्पूल, स्पैम, इनमें से कोई नहीं। पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके, क्या कहा जाता है इसे? स्पैम। स्पैम वो अवांछनीय मेल या मैसेज होता है जो आपके कंप्यूटर में आपकी इच्छा के बगैर भेजा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके में कंपनी के फोन्स आते हैं और कंपनी के मैसेजेस आते हैं, वो कंपनी के मैसेजेस के साथ या फोन के साथ आपके कंप्यूटर में ईमेल भी आता है, फोन भी आता है। तो जो भी अटैचमेंट साथ में आते हैं, वो अटैचमेंट जो होते हैं आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो, तो उसका खर्चा किसके ऊपर पड़ता है? आपके ऊपर, यूजर के ऊपर। जो भी आपके पास मैसेज आया उसको डाउनलोड करने का खर्चा ऊपर आपके ऊपर पड़ता है। ये विज्ञापन का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है, क्या? स्पैम। स्पैमर जो होता है एक मैसेज को 1000 लोगों को भेज देता है। जब वो भेजता है तो उसे एक बार ही खर्च पड़ता है, परंतु 1000 लोग जब उसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो उन सबको एक एक बार उतना ही खर्च पड़ता है, ठीक है, डेटा का। तो स्पैम क्या है? अवांछित मेल या मैसेज जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न, आंतरिक मेमोरी में इन्हें कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो इसका जो उत्तर व्यापम में लिया था वो क्या था? 20। इस प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं जिसको हम थ्योरेटिकली समझ नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सी थ्योरी पढ़ने की हमें आवश्यकता है। तो इसका उत्तर आप इसी प्रकार से लेंगे जो नए प्रश्न आएंगे, क्योंकि इस पर बहुत विस्तृत चर्चा करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आपको अभी भी मिलेंगे जो कि आपने कहीं देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, और ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है। ऐसे प्रश्नों की संख्या पूरे पेपर में आप देख लेना 5 से ज्यादा नहीं निकलेगी। फिर भी 45 प्रश्न जो रहेंगे वो आपके अंडर में आएंगे, उतने भी टफ नहीं है प्रश्न, ठीक है। पर अब समय के साथ वो बात ही 2016 की, आज है 2023, कुछ तो अप होगा पेपर में, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? यूजर प्रोग्रामेबल है कौन सा इनपुट डिवाइस? कठिन प्रश्न है, ठीक है। डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, बीडीटी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। अभी टर्मिनल क्या होता है? तो टर्मिनल वो लोकेशन होता है
जहां पर से कम्युनिकेशन का एंड होता है। क्या होता है जी? कम्युनिकेशन का एंड होता है, टर्मिनल, या कह भी सकते हो कि शुरुआत हो जाए यहां से, ठीक है। तो टर्मिनल एक मॉनिटर है, जो आपको स्क्रीन अभी आपके सामने में दिखाई दे रहा है, ये एक टर्मिनल है। यहां पर कम्युनिकेशन का एंड हो रहा है, इसीलिए इसका नाम टर्मिनल रखा गया, टर्मिनेट करने। आप लोग देख रहे हैं सारी चीजों को, जब आप देख रहे हैं यहीं पर से आप कम्युनिकेशन का एंड करने वाला कौन है? ये टर्मिनल है। ये टर्मिनल 3 प्रकार, डंब टर्मिनल। डंब टर्मिनल ऐसा टर्मिनल जिसके पास, ये जो डंब टर्मिनल, डंब, इस डंब टर्मिनल के पास खुद की प्रोसेसिंग क्षमता, प्रोसेस क्षमता और स्टोरेज क्षमता नहीं होती। इसके पास ऐसा टर्मिनल जिसके पास स्टोरेज क्षमता और प्रोसेस क्षमता नहीं होती, वो टर्मिनल कहलाता है क्या? डंब टर्मिनल। जैसे कि नॉर्मल वाला पुराने समय का टीवी, उसके पास प्रोसेसिंग क्षमता खुद की थी क्या? नहीं। और क्या उसके पास स्टोरेज क्षमता थी? नहीं थी। कुछ भी नई चीज प्रोसेस नहीं कर सकता, स्टोरेज चुपचाप चल रहा है। जैसे कि आप चले गए एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में ऐसे टीवी लगा हुआ है, उसके बगल में, एटीएम के बगल में ये टीवी लगा रहता है ऐसा, और यहाँ पर 2 बटन होते हैं। टच स्क्रीन को नहीं बोल रहा हूं, 2 बटन वाला भी रहता है ना। ये टीवी बस डंब है, कुछ काम नहीं है, तो वो उसकी प्रोसेसिंग क्षमता, स्टोरेज क्षमता नहीं है, तो कौन सा टर्मिनल हुआ? डंब टर्मिनल। वहीं पर मैं बात कर देता हूं किसकी? स्मार्ट टर्मिनल। तो स्मार्ट टर्मिनल की अगर मैं बात करूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, स्मार्ट टर्मिनल। तो स्मार्ट टर्मिनल में क्या होगा? स्मार्ट टर्मिनल में इसकी क्या होगी? प्रोसेस क्षमता तो होगी मगर स्टोरेज क्षमता नहीं होगी। किसमें भाई? स्मार्ट टर्मिनल में प्रोसेस क्षमता होगी, स्टोरेज क्षमता नहीं होगी। जैसे कि आपके घर का स्मार्ट टीवी, आपके घर का स्मार्ट टीवी एक स्मार्ट टर्मिनल है, जिसमें आप एप्लीकेशन वगैरह क्या कर सकते हैं? डाउनलोड करते हैं, परंतु क्या लार्ज स्टोरेज अमाउंट में बहुत बड़ा बड़ा डेटा डाउनलोड कर पाते हो क्या? एक बहुत बड़ा पिक्चर 10 GB का, 5 GB का पिक्चर डाउनलोड कर पाते हो क्या? नहीं, उतनी स्टोरेज क्षमता नहीं है। एक छोटी स्टोरेज क्षमता उसके अंदर में होती है, जो कि एप्लीकेशन को नॉर्मल रैम में स्टोर करके रख सकती है चलाते टाइम। तो वो जो डिवाइस है उसकी प्रोसेस क्षमता होती है, वो कौन सा है? हमारा स्मार्ट टीवी। पर इंटेलिजेंट टर्मिनल की अगर मैं बात करूं, जो ये टीवी आपके सामने में दिख रही बड़ा, इसमें मैं फाइल को डाउनलोड भी कर सकता हूं, मैं मूवी भी चला सकता हूं, ये कंप्यूटर जैसा काम भी करता है, इसमें सारी चीजें हैं, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, मतलब इसकी प्रोसेस क्षमता और स्टोरेज क्षमता दोनों है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? इंटेलिजेंट टर्मिनल। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो ये जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है ना, ये यूजर प्रोग्रामेबल है। स्मार्ट टर्मिनल नहीं होगा, डंब टर्मिनल नहीं होगा। और VDT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ये VDT जो लिखा हुआ है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, इसी के ही 3 प्रकार हैं, डंब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल। VDT के प्रकार, ठीक है। इंटेलिजेंट टर्मिनल यूजर प्रोग्रामेबल है, मतलब कि जो ये टर्मिनल है, इसमें मैं कुछ प्रोग्राम बना के यूजर के अनुसार डाल सकता हूं कि नहीं? यूजर इसे प्रोग्राम कर सकता है कि नहीं? इसीलिए बोल रहे हैं कि वो यूजर प्रोग्रामेबल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, अगला प्रश्न। वर्ड डॉक्यूमेंट का द्वारा कौन सा एक्सटेंशन क्या हो गया दिया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो याद रखिएगा .doc वर्ड का होता है। वहीं पर अगर मैं बोल दूं पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, पावर पॉइंट का PPT या PPTX, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt, अगर मैं एक्सेल का बोल दूं तो XLS, ये MS एक्सेल का है। ठीक है, ये कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन से चैप्टर से था क्वेश्चन? माइक्रोसॉफ्ट। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी। देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम हार्डवेयर के साथ क्या नहीं कर पाएंगे? इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं पर
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें कौन काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यूजर काम करता है। जैसे कि फेसबुक चला रहे हैं या हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कौन देखेगा, हम देखेंगे। हम कौन है, यूजर। और जो नेटफ्लिक्स था और फेसबुक था वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर तक पहुंचाने के लिए बीच में एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज है मान लो, नहीं होगा तब तक हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। बेसिक सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, तो जितने भी बेसिक काम होते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, सबसे पहला प्रोसेस मैनेजमेंट। कौन सा प्रोसेस कंप्यूटर में पहले आएगा और कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, ऑपरेटिंग। कौन सी डिवाइस, कौन सा डेटा कंप्यूटर की किस मेमोरी के किस लोकेशन में जाके स्टोर होगा, कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, कहने का मतलब ये सारी फाइल्स को फाइल मैनेजर में अलग अलग उसके एक्सटेंशन के अनुसार जमाना। आप लोग अपने मोबाइल का फाइल मैनेजर जब खोलोगे तो आपको डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ फाइल, वीडियो फाइल और इमेज फाइल अलग अलग मिल जाती है ना। तो कैसे मिलती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट करता है तब आपको मिलती है, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट, जो जो डिवाइसेज उसके साथ कनेक्ट हैं उनको भी मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब पासवर्ड प्रोवाइड करना। पुष्पराज जो बताया था, मतलब फायरवॉल, फायरवॉल जो होता है वो किसके साथ होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। साथ ही साथ जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, बाहर से जो मैनेजमेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप जोड़ रहे हैं उसको भी मैनेज करेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट दोबारा यहां पर आ गया, नेटवर्किंग का भी काम करता है, कोऑर्डिनेट बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर, यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये काम है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। ओएस चैप्टर से ये प्रश्न आया हुआ है। एक सूत्र में एड्रेस, पता, $A $4 का मतलब होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस, उपरोक्त सभी कठिन प्रश्न। ये प्रश्न कठिन है, एमएस एक्सेल से आया हुआ प्रश्न, किताब में भी नहीं मिलेगा आपको। ये भी जानकारी का विषय है, जो व्यक्ति उसमें लंबे समय से काम किया है वही ये बता पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सेल है, मतलब स्प्रेडशीट है। इसमें रो और कॉलम से क्या बन गया, हमारा सेल बन गया। मान लेते हैं ये एक सेल है, इस सेल का जो एड्रेस है, मान लेते हैं यहां पर ये एड्रेस लिखा हुआ है क्या, डी, ये है डी और ये है 4। तो जब डी और 4 को एक साथ बोलेंगे तो उसका रेफरेंस एड्रेस क्या बन के निकलेगा जी, एड्रेस निकलेगा D4। ये आपको कहां दिखेगा, यहां पर नेम बॉक्स में दिखेगा। ये जो आपको D4 दिख रहा है, ये इसका क्या एड्रेस कहलाएगा, ये कहलाएगा रेफरेंस एड्रेस, ठीक है। परंतु जब इसी एड्रेस को आप डॉलर के साथ लिख दोगे ना, $D $4, तो ये इसका क्या कहला जाएगा, एब्सोल्यूट एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस याद रखना, ये कहला जाएगा एब्सोल्यूट एड्रेस। तो हमारा उत्तर वहां पर क्या था, डॉलर के साथ अगर लिखा था तो हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस था। ये एब्सोल्यूट एड्रेस याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+V, Ctrl+N, N फॉर न्यू। तो Ctrl+N नया फाइल खोलने के लिए, Ctrl+X कोई भी चीज, एक फाइल है, इस फाइल में कुछ भी लिखा हुआ है ABCDE, इसमें से ECDE को सेलेक्ट करो और Ctrl+X कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कट। तो ये आपका Ctrl+X इसके लिए हो गया कट। Ctrl+Y क्या होता है, Ctrl+V पेस्ट होता है जी। Ctrl+V जो होता है ये क्या होता है, आपका पेस्ट होता है। और Ctrl+Y क्या होता है, रीडू। तो अंडू को क्या होता है जी, Ctrl+Z होता है अंडू। ये रीडू और अंडू क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई चीज लिखी, मैंने, हाँ, जैसे कि मैंने ये स्क्रीन पे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये CDE को एक साथ क्या करता हूं, सेलेक्ट करके मिटा देता हूं। मिटा दिया मैंने। अब मैं Ctrl+Z करूंगा तो क्या होगा, जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा CDE, ये मुझे लिखा हुआ वापस मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं,
ये मुझे CDE प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको ना सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं कर दिया कंट्रोल X। क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल X, कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूं और सेलेक्ट करके मैं दबाता हूं कंट्रोल Y, तो क्या होगा, फिर से कट हो जाए। जो एक्शन मैंने लास्ट में परफॉर्म किया ना, वही एक्शन बार बार परफॉर्म होता है किसमें, रीडू में। याद रखना, रीडू में का उसको मतलब ये नहीं होता कि वो जो कंट्रोल Z को वापस करेंगे कंट्रोल Y करेंगे तो वापस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। याद रखना, रीडू मतलब जो भी एक्शन आपने लास्ट टाइम परफॉर्म किया वही एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे ये मैंने हाथ रखा, अप, मैंने एक बार अप किया, कंट्रोल Z वापस, ठीक है। फिर से मैंने क्या किया, कंट्रोल अप, मैंने पहले नॉर्मल अप किया, एक बार अप किया ना, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Y, रीडू, फिर से मैं करूंगा रीडू, फिर से मैं करूंगा रीडू। जितने बार मैं अप कंटिन्यू सेम प्रोसेस होता जाएगा। तो रीडू, जो लास्ट एक्शन मैंने परफॉर्म किया वही एक्शन बार बार अगर हो रहा है तो रीडू, जो भी आपने किया हो। ठीक है, तो याद रखना। तो यहां पर नए फाइल के लिए कंट्रोल N। अगला प्रश्न, तो देखिए शॉर्टकट की से प्रश्न आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन परफॉर्म के लिए उपयुक्त है? कठिन प्रश्न, किताबों में न मिलने वाला प्रश्न। ठीक है, TTL, ECL, CMOS, MOS। तो हमारा उत्तर यहां पर क्या होगा जी, हमारा उत्तर होगा ECL। पता है इसके बारे में कुछ जानते हैं, नहीं जानते? ये जो ECL होता है ना, इसका प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। ठीक है, क्या बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए। यहां पर जो CMOS जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है CMOS, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक बैटरी होती है। ठीक है, तो यहां पर जो हाई स्पीड लॉजिकल फैमिली ऑपरेशन परफॉर्म करने की बात की गई है, यहां पर यह कहा गया है कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स के माध्यम से हम हाई स्पीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये उसी लॉजिकल फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये टफ प्रश्न था। ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपके सामान्य कंप्यूटर की किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब आपको पेपर में मिलेंगे तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक ऐसे प्रश्न कितने आए हैं? 3 आए हैं। एक फैब्रिकेशन वाला क्वेश्चन था, दूसरा वो इनिएट का 20 वाला जिसको उत्तर लिए थे वो क्वेश्चन था हमारा, तीसरा क्वेश्चन हमको यहां पर दिख रहा है। तो ऐसे 3 प्रश्न थे जो आप बोलोगे सिलेबस से बाहर दिए है करके। ठीक है सिलेबस का, लेकिन आप बोल सकते हैं कि सिलेबस से बाहर का है। अगला, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वो कहलाता है कठिन प्रश्न, किताबों में नहीं मिलने वाला प्रश्न। नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 4। स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर, इवेंट डिले। कहने का ये मतलब है, ये एक सर्वर है जी। क्या है? सर्वर। इस सर्वर से क्या हो रहा है, आपके टीवी में ऑनलाइन प्रसारण चल रहा है। ठीक, अब पहला लेते हैं स्ट्रीम डिले। ठीक है, यहां से जो डेटा हमारे सिस्टम में पैकेट्स के माध्यम में आएगा, इसको जो हमारे सिस्टम में चलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्ट्रीम। अगर इस स्ट्रीम में सर्वर से डेटा भेजने में अगर कोई विलंब हो जाए, देरी हो जाए, कि डेटा भेजने में देरी कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीम डिले। वहीं पर डेटा यहां पहुंच गया है, उसके बाद भी ढक्कन गोल गोल घूम रहा है, बफरिंग हो रहा है, चल नहीं रहा है, डेटा पहुंचने के बाद भी नहीं चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लेबैक डिले। प्ले होने में डिले, स्ट्रीम डिले और प्लेबैक डिले दोनों ऐसे हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है? स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है, जिटर। स्ट्रीम आ गया, प्लेबैक हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो विलंब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिटर बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पर इवेंट डिले, एक निर्धारित समय 8 बजे इवेंट प्रारंभ हो जाना था, वहां से डेटा सर्वर से आना स्टार्ट हो जाना था, स्टार्ट नहीं हुआ है, वो कहलाएगा क्या? इवेंट डिले। तो ये 4 प्रकार की चीजें हमारे यहां पर है। इसको मैं सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं आपके समझने के लिए। अगर हम लोग इसके टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो बहुत वास्ट है और बहुत गहरा है,
पर समझने के लिए एक सामान्य स्टूडेंट्स की क्लासेस चल रही है यहाँ पर बीए बीएससी के लोग भी बैठे रहते हैं, तो सबके लिए एक सामान्य शब्द में समझाना ही सही रहता है। निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड होता है। ठीक है, ऑप्शन है ट्रैपडोर, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम और वायरस। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? आंसर होगा हमारा लॉजिक बम। ठीक है, जिस प्रकार आप रात को सोते हैं उस समय अपने घड़ी में एक अलार्म लगाते हैं, उस अलार्म में एक प्रोग्राम सेट होता है कि जैसे ही सुबह का 6 बजे अलार्म बजने लगे, तो वैसे ही कुछ प्रोग्रामर हैकर एक प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में वो ऐसा कोड लिखते हैं जो कि किसी विशेष कंडीशन पे, ये जो कोड रहता है वो किसी विशेष कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो जाता है या रन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लॉजिक बम। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्लोड वर्ड यूज किया है ना, एक्सप्लोड मतलब होता है फटना, और यहां पर आ गया बम। तो अगर कभी पेपर में नहीं भी बनता तो एक्सप्लोड कौन होता है? बम होता है, करके भी आप लगा सकते हो, ठीक सामान्य है ना, ऐसा लॉजिक से भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक कोड होता है जो कि निश्चित कंडीशन के ट्रू होने पर ही रन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिक बम। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा विंडोज 98 पुराना वर्जन है, उससे भी पुराना कौन सा है? 95 है, और उससे उसके बाद इन दोनों के बाद का आया है 2000। उसके बाद सन 2001 में एक वर्जन आया, कौन सा? एक्सपी, ये 2001 में आया। ये जो है ना 64 बीट को सपोर्ट किया, कौन सा? विंडोज एक्सपी। एक्सपी के बाद जितने भी वर्जन आए वो 64 बीट को सपोर्ट करते थे। इसके पहले के वर्जन थे वो क्या? 32 बीट तक थे। 32 बीट और 64 बीट का क्या मतलब? वर्ड लेंथ। 32 बीट के लंबे डेटा को प्रोसेस कर पाता था कौन? इसके पहले के सिस्टम, और एक्सपी के बाद के जो सिस्टम है वो 64 बीट लंबे लेंथ के डेटा को प्रोसेस कर पाते थे, और आज की स्थिति में 128 बीट के भी प्रोसेसर अवेलेबल है जो डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, बताइए, फोर्स किया जाता है, टकराते हैं, कौन सा है? इंपैक्ट, नॉन इंपैक्ट, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर? इंपैक्ट प्रिंटर। थोड़ी देर पहले हमने देखा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इंपैक्ट प्रिंटर। अभी निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन? कौन सा है? नोटबुक। आपने कहा नोटबुक, ठीक है। अब देखिए, अगर यहीं पर ऑप्शन में नोटबुक की जगह आपको ऑप्शन में दे देता नेटबुक, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता जी? नेटबुक। ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न से यह मत याद कर लेना कि कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक है। अगर ऑप्शन में नेटबुक भी दिया रहता तो नोटबुक से छोटा क्या होता है? नेटबुक होता है, और नेटबुक से भी छोटा स्मार्टफोन होता है, वो भी टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सबसे छोटा कंप्यूटर नेटबुक, नेटबुक से ऊपर नोटबुक, नोटबुक से ऊपर लैपटॉप, और लैपटॉप से ऊपर डेस्कटॉप, ये याद रखना। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है जी, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? डेजी व्हील प्रिंटर, पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर भी ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है, इंकजेट प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है, अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है, फोटो बनाते हैं जिससे फोटो छपता है हमारा। लेजर प्रिंटर जो कि पेज प्रिंटर होता है, वो भी हमारा क्या प्रिंट कर सकता है? ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है। बट डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। तो क्यों प्रिंट नहीं कर सकता? सवाल ये उठता है कि ये ग्राफिक्स क्यों प्रिंट नहीं कर सकता। डेजी व्हील प्रिंटर की बात कर रहे हैं हम लोग, डेजी व्हील प्रिंटर की बात कर रहे हैं। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रिंटिंग व्हील का प्रयोग करता है। इस व्हील में बहुत से स्पोक्स जैसी, चक्के जैसी संरचना लगी रहती है। इसके ऊपर में यहां पर एक पैटल रहता है। क्या रहता है जी? पैटल। पैटल, पैटल मतलब पत्ता। इस पैटल के ऊपर में, इसको मैं जूम करके यहां पे बना रहा हूं, ये जो पैटल होता है वो कुछ इस तरीके का रहता है जिसमें अक्षर लिखे होते हैं इस पर। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर। सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर, या हिंदी में कह दूं तो ठोस मुद्रा अक्षर। सॉलिड फॉन्ट कैरेक्टर या ठोस मुद्रा अक्षर कहते हैं। ये क्या होता है? अब
समझिएगा प्रिंटिंग, ये पीछे में पेज है, इस पेज के ऊपर में क्या है, रिबन, पेज के ऊपर में क्या है, रिबन। ये व्हील गोल गोल घूमता है और अक्षर इसके सामने में आते हैं, हैमर उसको स्ट्राइक कर देता है, पीछे अक्षर छप जाते हैं। तो भाई देखिए, जब इसमें इस गोले गोले में जो भी लिखा रहेगा, जो भी पेटल में छपा होगा वही तो छपेगा ना। अब बोलोगे कि इसमें मैं एक डायग्राम बना दूं, अब संभव हो पाएगा क्या? नहीं। तो इसकी कमी है कि इस पेटल की में जो चीजें अंकित रहेंगी वही इसमें मुद्रित हो पाएंगी। यहां से प्रश्न आता है पेपर में। डेजीविल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो अभी इंपैक्ट है, रिबन का प्रयोग किया, इंक रिबन का प्रयोग किया, हैमर का प्रयोग किया, इंपैक्ट है, शोर भी करेगा, स्लो भी होगा। ठीक है। साथ ही साथ कौन सा प्रिंटर ठोस मुद्रा अक्षर का प्रयोग करता है? डेजीविल प्रिंटर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पेपर की दृष्टि से, है ना। तो हमारा उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? डेजीविल प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर और ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति प्रदान करता है? ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति प्रदान करता है। पिछली इंटरनेट वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। एक सर्वर होता है हमारा ईमेल का सर्वर। जब सेंडर के द्वारा भेजा हुआ ईमेल कहां जाके स्टोर हो जाता है? सर्वर में। मान लेते हैं ये जी मेल का क्या है? सर्वर। तो सेंडर के द्वारा भेजा हुआ मेल कहां पर आके स्टोर हो जाता है? जीमेल के सर्वर में। और अगर रिसीवर को ईमेल चाहिए होता है, सेंडर से द्वारा भेजे गए ईमेल रिसीवर को चाहिए होता है, तो सर्वर से ही प्राप्त करता है। तो जब SMTP प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो वो काम होता है क्या? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मैसेज को सर्वर में सेंड करने का काम करता है SMTP। वहीं पर POP प्रोटोकॉल जो होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये सर्वर से मैसेज को सिस्टम में क्या करने की फैसिलिटी देता है? डाउनलोड। ये याद रखना। विस्तृत इसके बारे में मैंने समझाया है, तो मेरे पहले वीडियो में, उसमें भी जाकर आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आंसर क्या होगा जी? POP3 प्रोटोकॉल डाउनलोड की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए कौन से फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर F5, F6, F8, F7 क्या होगा? F7 का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है और उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? ऑप्शन है क्राउलर, इंडेक्सर, सर्च एल्गोरिथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब व्यक्ति, हम हैं यूजर, ठीक है, यूजर के कंप्यूटर में अगर कोई सर्चिंग करना है हमें, तो हम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब मैं कह देता हूं क्रोम। हम गूगल क्रोम में खोजते हैं कोई भी चीज, ठीक है। ये मैंने खोजा, गूगल क्रोम ओपन कर दिया, मैं गूगल क्रोम में कोई चीज खोज रहा हूं। ये जो भी चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाता है जी? सर्वर के पास। वो कौन से सर्वर के पास जाएगा? गूगल से खोज रहा हूं तो गूगल के सर्वर के पास जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा किया गया क्या जा रहा है इसके पास? रिक्वेस्ट। और उस रिक्वेस्ट का क्या आएगा मेरे पास? रिस्पॉन्स। तो कैसे आएगा? मैंने एक भेजा उसके पास रिक्वेस्ट, मैंने CG व्यापम का पेज खोजना है, मैंने उसके पास खोजने के लिए भेज दिया। अब क्या होता है, इसके अंदर में ना एक कीड़ा होता है, उस कीड़ा का नाम क्या है भाई? इस कीड़े का नाम है स्पाइडर। इस स्पाइडर को बोलते हैं अपन बोट, इसको हम लोग बोलते हैं रोबोट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउलर। इतना सारे नाम है इस कीड़े का। ये क्या करता है? ये विभिन्न वेबसाइट्स में या विभिन्न अलग अलग सर्वर्स में ये प्रोग्राम होता है। ये कीड़ा जो होता है, ये प्रोग्राम होता है, ये सारे वेबसाइट्स में जाता है और जाने के बाद उन वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके आता है और उसकी एक लिस्ट बना देता है। और इसी लिस्ट के आधार पर जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये गूगल का सर्च इंजन हमें उस लिस्ट के आधार पर हमारा रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। तो यूजर के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट किसके पास जाते हैं? गूगल के पास। यूजर के पास कौन सा सिस्टम होता है? वेब ब्राउजर। सर्वर के पास कौन सा सिस्टम होता है? सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन। उस सर्च इंजन के अंदर में क्या रहता है? ये स्पाइडर रहता है, और ये स्पाइडर क्या करता है जी? खोज करके लाता है। प्रश्न क्या था? कौन सा सर्च इंटरनेट के नए टर्म सर्च करता है तथा उसके डेटाबेस में स्टोर करता है? यही सारे
वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन, कौन कौन सा वेबसाइट कहां पर है, उसके अंदर में क्या कंटेंट है, उसको लेके आता है कौन, स्पाइडर। स्पाइडर क्या है जी, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कहां पर होता है, सर्वर में होता है। सर्वर में किसके पास होता है, सर्च इंजन के पास होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है भाई, एकदम सिंपल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचलन से रिप्लिकेट नहीं करता? ठीक है, तो वॉर्म अपनी कॉपी खुद बनाता है जी, वायरस भी अपनी कॉपी बना सकता है, वायरस के अंदर कुछ कुछ भी आ सकता है। जॉम्बी भी अपनी कॉपी खुद बनाता है, तो ये ट्रोजन हॉर्स है, ये अपनी कॉपी नहीं बनाता, तो ये एक ट्रोजन हॉर्स हमारा उत्तर होगा, जो अपनी कॉपी नहीं बनाता है। अगला प्रश्न, वायरस वाले में पूरी चर्चा हो गई इस विषय में, वीडियो जरूर देखना। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायी विनाश करने वाला प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है और इससे बचाता है, वो क्या कहलाता है? एकदम इजी है, एंटीवायरस। और सामान्य प्रश्न था ये। सबस्क्रिप्ट H2O जैसा लिखा हुआ है, ऐसे कैरेक्टर को लिखने के लिए आप कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो हमारा सबस्क्रिप्ट के लिए प्रयोग होता है Ctrl+=। ठीक है, ये MS वर्ड वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, उसे क्या कहते हैं? सिलेंडर, ट्रैक्स, सरफेस या क्लस्टर? तो उसे कहते हैं हम क्या? क्लस्टर कहते हैं, क्लस्टर। ये कल मेमोरी वाले चैप्टर में मैंने बताया था वीडियो में कि एक स्पिंडल होता है, इस स्पिंडल पे क्या लगे होते हैं? डिस्क लगे होते हैं, एक से अधिक। ये हार्ड डिस्क की बात हो रही है। ये हार्ड डिस्क का जो डिस्क होता है, ये फर्दर कई ट्रैक्स में बटा होता है, ट्रैक्स फिर से सेक्टर में बटे होते हैं, और सेक्टर ऑफ ट्रैक, ये वाला हिस्सा सेक्टर ऑफ ट्रैक, ये क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। ये वो लोकेशन होता है जो मैग्नेटिक टेप, वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्य एक मास्टर के अधीन होता है, एक ट्रैक के पूरे अधीन होता है, उसको बोलते हैं क्या? क्लस्टर। उसके अंदर में होता है सेक्टर, और सेक्टर में स्टोर होता है डाटा। सबसे छोटी हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? सेक्टर। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्लस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं जी। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR है कि नहीं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निटर, ऑप्टिकल स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है। कॉम, ये किसी प्रकार का आउटपुट डिवाइस नहीं है, हमारा उत्तर होगा ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। सामान्य प्रश्न, चैप्टर नंबर इनपुट डिवाइस वाले चैप्टर से आया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक CDR को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो CDR को जाना जाता है WORM, राइट वंस रीड मैनी के नाम से जाना जाता है, और CDR का फुल फॉर्म होता है CD रिकॉर्डेबल, CD रिकॉर्डेबल। अगला क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खालिस्तान को क्लिक करके आप आंतरिक लेवल के पेज पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन है सर्च इंजन, होम, हाइपरलिंक, वेब एड्रेस। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक कैसे? जैसे कि हमने एक पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ भी, आपका सर्च टर्म मैं डालता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं CG व्यापम लिख देता हूं, तो क्या होगा? CG व्यापम सर्च। जैसे ही मैं सर्च करूंगा, यहां पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज में बहुत सारे सर्चेस प्राप्त हो जाएंगे। उसमें से जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है, उसे मैं जब क्लिक करूंगा तो मुझे एक दूसरा पेज ओपन मिल जाएगा। ये मिल गया हमें एक पेज। तो ये क्या था? यही था क्या? हाइपरलिंक। वो लिंक जो दूसरे वेब पेज के एड्रेस को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, वो कहलाता है क्या? हमारा हाइपरलिंक। तो हमारा उत्तर क्या पर हो जाएगा? हाइपरलिंक। तो यहां पर हमने आज भी पूरे 50 प्रश्न अपने डन कर लिए जो 2016 में आए हुए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कंप्यूटर के सामान्य परिचय से, सामान्य परिचय से यहां से कितने प्रश्न आए थे? 3 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट
आउटपुट डिवाइस से टोटल 5 प्रश्न आए हैं, 5 प्रश्न इनपुट आउटपुट डिवाइस वाले चैप्टर। साथ ही साथ इसी का एक दूसरा हिस्सा मैं ले लेता हूं प्रिंटर। तो प्रिंटर से आए हैं आपको 4 प्रश्न। तो आप यही से समझ सकते हैं कि ये सब भी कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सामान्य परिचय से सरल प्रश्न आए हैं, इनपुट आउटपुट से सरल प्रश्न आए हैं, प्रिंटर से थोड़े टफ प्रश्न आए। और हमारी क्लास आप अटेंड करेंगे तो आपको लिए वो टफ नहीं रहेंगे, वो इजी बनेंगे। अगली बार अगला जो हमारा आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई भी क्वेश्चन 2016 में नहीं पूछा गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला चैप्टर है, उससे नहीं पूछा गया है, इस बार पूछ सकता है। साथ ही साथ मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी से वो सीडीवीडी वाले सारे क्वेश्चन अभी आपने देखे, वो सारे क्वेश्चन कुल मिला के मैंने काउंट किया, 6 क्वेश्चन आए थे। कहां से? आपके मेमोरी से संबंधित प्रश्न आए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओएस में चलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रश्नों की संख्या है वो आई है आपकी 6 प्रश्न। और वहीं पर एमएस ऑफिस से, जिसमें आपका शॉर्टकट की भी था, वहां से आपको प्रश्न आए हैं टोटल 6 प्रश्न। तो इसमें पावर पॉइंट से लेके सारी चीजें शामिल है, आपके शॉर्टकट की शामिल है, वो F7 वाला जो क्वेश्चन आया था वो सब शामिल है। तो 6 प्रश्न कहां से आया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आया। मल्टीमीडिया से जो एक्सटेंशंस वाले प्रश्न थे, जो फ्लैश वीडियो वाला जो प्रश्न था, वो हमारा कहां से आया? मल्टीमीडिया से। मल्टीमीडिया, और मल्टीमीडिया से आया था आपका 4 प्रश्न। एक प्रश्न आया है आपका सर्च इंजन से, सर्च इंजन से 2 प्रश्न आए हैं। कौन सा सर्च इंजन है वाला क्वेश्चन था वो, और दूसरा वो क्राउलर वाला। सर्च इंजन से 2 प्रश्न आए हैं। तो यहां पर आप देखिए प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताते जा रहा हूं, किसना कितना कहां से आया। फिर वायरस और मालवेयर वाले चैप्टर से आपको टोटल वायरस, मालवेयर और एंटीवायरस, यहां से टोटल आपको जो प्रश्न आए हैं 7 प्रश्न आए। ठीक है, वायरस, मालवेयर, यहां से प्रश्नों की संख्या आई है 7। कहां पर वेटेज ज्यादा लग रहा है? मतलब कि ये सर्च इंजन और मालवेयर, मतलब इंटरनेट तरफ वाले में 7 प्रश्न, 2 प्रश्न, मतलब ज्यादा वेटेज लग रहा है मालवेयर वाला, वायरस वाला चैप्टर। इसके बाद सोशल मीडिया साइट से आपके प्रश्न आए कितने? 2 प्रश्न। सोशल मीडिया साइट, जो वॉलेट वाला, गूगल वॉलेट वाला प्रश्न था ना, सोशल साइट से 2 प्रश्न। नंबर सिस्टम से कोई प्रश्न नहीं आया है आपको। साथ ही संख्या पद्धति, हाँ मतलब संख्या पद्धति से कोई प्रश्न नहीं है। कंप्यूटर के विस्तारित रूप से कोई प्रश्न नहीं आया है कि ALU का फुल फॉर्म बताएं, EDP का फुल फॉर्म बताएं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर से अगर बात करूं तो भाई ये MS ऑफिस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही है। तो आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर से प्रश्न आए हैं। आप यहां पर आपको नहीं पूछा गया है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि इस पेपर में आ जाए, या फिर हो सकता है कि और भी लेवल अप करे। ठीक है, तो हम लोगों को हर चीज के लिए तैयार रहना है कि प्रश्न कैसा भी आए हमें बनाना है। तो यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपको कि किस चैप्टर में कितने कितने प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आगे मैं 2014 की जो विश्लेषण वीडियो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल में बने रहें। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।